तो हम लोग अभी देख लेते हैं कि पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स का वेव फंक्शन कैसे निकालेंगे और उसका एनर्जी। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि आपके सामने एक इनफाइनाइट वॉल्स वाला एक वन डायमेंशनल बॉक्स है और उसकी जो इनफाइनाइट वॉल्स हैं, इसका मतलब ये है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि उसकी वॉल्स पे जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट है। मतलब वो पार्टिकल ये वॉल्स को क्रॉस नहीं कर पाएगा इधर साइड, चाहे वो इस साइड हो x इक्वल्स टू 0 वाली वॉल या x इज इक्वल्स टू l वाली वॉल है आपकी। मगर पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर कंप्लीटली मूविंग पार्टिकल है, उसकी पोटेंशियल कितनी है? 0। अब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के हिसाब से जो मूविंग पार्टिकल है उसके साथ एक एसोसिएटेड वेव होनी चाहिए, और अगर वेव है तो उसका वेव फंक्शन होना चाहिए। और वेव फंक्शन का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये चीज़ हमें बताई थी श्रोडिंगर ने। तो श्रोडिंगर की इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए हम लोग अभी इस पार्टिकल का वेव फंक्शन और इसकी एनर्जी की आइगन वैल्यूज निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे इसको फटाफट से देख लेते हैं। इसको निकालने के लिए सबसे पहले श्रोडिंगर की ये टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन कंसीडर करते हैं, जहाँ पे कि हमने पोटेंशियल की वैल्यू 0 रखी है। ये डायरेक्ट हो जाएगी आपकी डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई साई। अब इसमें ये वाला जो फैक्टर है इसको हम लोग k मान लेते हैं। इसको k सिर्फ इसलिए मान लेते हैं क्योंकि हमको अपनी कैलकुलेशन इजी करनी है और कोई इसका दूसरा कारण नहीं है। सो डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू 0, ये फाइनल फॉर्म हो जाएगी श्रोडिंगर इक्वेशन की। इस इक्वेशन का ये बहुत ही वेल नोन इक्वेशन है। इसका जनरल सॉल्यूशन आप लोगों ने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा और अभी भी आपको याद होना चाहिए। इसका जनरल सॉल्यूशन होता है साई इज इक्वल्स टू ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स, जहाँ पे ए और बी जो हैं ये दोनों कांस्टेंट हैं, और इन कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग ये बाउंड्री कंडीशंस का यूज़ करेंगे। बाउंड्री कंडीशंस क्या हैं आपकी? बाउंड्री कंडीशन ये है कि बाउंड्री पर, बाउंड्री कौन कौन सी है? x इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू l। अब बाउंड्रीज पर एक तो इनका साई आपका 0 होना चाहिए, बस इतना ही यूज करना है हमने। तो इसको देखेंगे ये जनरल वेव फंक्शन है। इसमें बाउंड्री कंडीशंस पुट करने के बाद में जब हम x इज इक्वल्स टू 0 वाली बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे तो वहाँ पे साई इज इक्वल्स टू 0 होगा, और साई इज इक्वल्स टू 0 पुट करने के बाद में हमारा b जो है वो 0 आ जाएगा। b 0 आने के लिए साई की वैल्यू 0 है, x एट x इज इक्वल्स टू 0, यही बाउंड्री कंडीशन हमने लगाई थी। सो यहाँ से b इज इक्वल्स टू 0 आ गया, तो जनरल सॉल्यूशन में हमारे पास क्या बच गया? जनरल सॉल्यूशन में हमारे पास बचा सिर्फ साई इज इक्वल्स टू a साइन के एक्स। ठीक है, क्योंकि b वाला पार्ट आपका 0 हो गया। इसके बाद हम लोगों ने दूसरी बाउंड्री कंडीशन यूज़ की, क्योंकि अभी हमें a की वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, हमको फाइनली a की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू निकालने के लिए ये दूसरी बाउंड्री कंडीशन है साई इज इक्वल्स टू 0 एट x इज इक्वल्स टू l। तो x की वैल्यू हमने यहाँ पे l डाल दिया, ये रहा आपका, और साई की वैल्यू 0। अब यहाँ से हमें ये पता चलता है कि a साइन के l का प्रोडक्ट जो है वो 0 होगा। इसका मतलब या तो आपका a 0 है, या तो आपका a 0 है, या आपका साइन के एल इज इक्वल्स टू 0 है। अब a को तो हम 0 नहीं मान सकते क्योंकि a कांस्टेंट है, और दूसरी बात अगर a को भी हमने 0 मान लिया और b ऑलरेडी 0 है तो हमारा तो वेव फंक्शन ही 0 हो जाएगा। तो a की कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए a कांस्टेंट की, तो इसको हम 0 नहीं मानते हैं। हम मानते हैं कि हमारा साइन के एल ही 0 होगा। तो साइन के एल, साइन की पॉसिबल वैल्यूज कौन सी होती हैं जिनके लिए साइन का जो आपका वैल्यू आता है वो 0 आता है? वो होती है साइन एन पाई। तो साइन के एल जब जब साइन एन पाई के इक्वल होगा इसकी वैल्यू 0 होगी। देयरफॉर जो आपका के एल है वो एन पाई के इक्वल होना चाहिए। के एल एन पाई के इक्वल होने का मतलब ये है कि के इज इक्वल्स टू एन पाई बाई एल आपका मिल गया। अब एक के तो आपने शुरू में मान लिया था, जिसकी वैल्यू आपकी थी √2me बाई एच क्रॉस स्क्वायर। एक हमें यहाँ बाउंड्री कंडीशन से के की वैल्यू और मिल गई। इन दोनों वैल्यूज़ को हम बाद में यूटिलाइज करके इसकी एनर्जी निकाल लेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग इसको के की वैल्यू को इस जनरल सॉल्यूशन में डाल करके देखते हैं कि हमारा साई क्या आ गया है। अभी साई हमें मिल गया है, साई इज इक्वल्स टू a साइन एन पाई एक्स बाय
एल। के की यहाँ पे वैल्यू डाल दी हमने n पाई बाई एल। अभी ये जो हमारा साई आया है ये हमारा कंप्लीटली वैलिड नहीं है, क्योंकि हमें वैलिडिटी के लिए ये कंडीशन चाहिए कि हमारा जो वेव फंक्शन है वो हमेशा नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। नॉर्मलाइज्ड होने का मतलब ये है कि जो डिफाइंड डायमेंशन है, यानी कि जैसे कि x इजिकल्स टू 0 और x इजिकल्स टू एल के बीच में जो इस पार्टिकल को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है वो टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी 1 के इक्वल होनी चाहिए। यही नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है। इसी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे a की वैल्यू को पता करेंगे, ठीक है, क्योंकि a की ही वैल्यू हमारी इसमें बचती है वेव फंक्शन में। आ जाते हैं अपनी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन पे। हमारी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन इज गिवन बाय इंटीग्रेशन 0 टू एल मोड ऑफ साई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। मोड ऑफ साई स्क्वायर इज, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोड ऑफ साई स्क्वायर इज इक्वल्स टू साई इंटू साई स्टार। सो साई स्टार क्या है, ये आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब अगर साई आपका एक कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन है तो साई स्टार में आई को माइनस आई से रिप्लेस कर देंगे, बस इतना करेंगे, ठीक है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मोड ऑफ साई स्क्वायर निकल जाएगा। लेकिन इस वाले केस में जो हमारा साई है ये तो एक रियल वेव फंक्शन है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स का, तो ये हमारा साई और साई स्टार दोनों की वैल्यू सेम होगी। क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होगी, इनका प्रोडक्ट करेंगे, सिंपल स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाता है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाय एल। अब चूंकि हम लोगों को इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम क्या करेंगे, इसको हम कोशिश करेंगे कि साइन स्क्वायर की जगह हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऐसा आ जाए जिसकी सिंगल पावर हो, जिसको हमें इंटीग्रेट करने में आसानी रहे। तो हम इसको लिख सकते हैं कि कोस थीटा इज इक्वल्स टू होता है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपका साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। थीटा क्या है यहाँ पे आपका एन पाई एक्स बाय एल। तो यहाँ से आपका मोड ऑफ साइन स्क्वायर क्या आ गया, ये इसका स्क्वायर हुआ, यानी कि ए स्क्वायर बाय ये वाला 2, ये आपका इधर आ गया, इंटू 1 माइनस कॉस थीटा क्या था आपका एन पाई एक्स बाय एल, ठीक है, और 2 ये वाला, तो 2 एन पाई एक्स बाय एल। इसको इंटीग्रेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 बाय एल। अब ये वैल्यू के साथ में अगर हम वेव फंक्शन लिखते हैं तो दैट मीन्स हमारा वेव फंक्शन जो है वो नॉर्मलाइज्ड है, क्योंकि हमने ये पूरा कंडीशन उसमें अप्लाई करने के बाद ही ए की वैल्यू निकाली है यहाँ से, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना आसान है। मोड ऑफ साई स्क्वायर की वैल्यू आपकी निकल गई थी, उसको यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 6 के अंदर, और उसको इंटीग्रेट करेंगे फॉर द बाउंड्री कंडीशन 0 टू एल। इंटीग्रेट करेंगे तो 1 की जगह आपका ये क्या आ जाएगा, डी एक्स है, इंटीग्रेशन करके इसका एक्स आ जाएगा वैल्यू, माइनस कोस का इंटीग्रेशन होता है सीधा सीधा साइन, उसके साथ में यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा ये जो x के साथ मल्टीप्लाइड आपका कांस्टेंट है विच इज 2n पाई बाय l। तो यहाँ आ गया l बाय 2n पाई, यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन अप्लाई किया, ये आपका रिजल्ट आ गया। तो a का वैल्यू पुट करने के बाद में हमारे पास वेव फंक्शन या कहें कि आइगन फंक्शन जो आ गया वो आ गया साई इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 बाई एल साइन एन पाई एक्स डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। अब बचती है हमारी एनर्जी। एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, के की वैल्यू ये हमने शुरू में मान ली थी कि के इज इक्वल्स टू होता है अंडर रूट 2 एम ई बाई एच क्रॉस स्क्वायर। इसके बाद के इज इक्वल्स टू एन पाई बाई एल, ये हमने बाउंड्री कंडीशन से निकाल लिया था। इन दोनों को हम लोग इक्वेट कर देंगे और इक्वेट करके यहाँ से ई की वैल्यू निकालेंगे, तो ई की वैल्यू यहाँ से हमारी आ जाएगी, ये आ जाएगा ई इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 एम एल स्क्वायर। ये कैसे आया, यहाँ पे हमने h की वैल्यू और इस्तेमाल की है, h कट की वैल्यू या h क्रॉस की वैल्यू। h क्रॉस इज इक्वल्स टू होता है आपका h बाय 2 पाई, क्या होता है आपका h क्रॉस इज इक्वल्स टू h बाय 2 पाई। अब ये h बाय 2 पाई वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दी है, और ये फिर फर्दर कुछ चीज़ें आपकी कट गई हैं, इसीलिए आपके पास बचा है एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 8 एम एल स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना है कि एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स में,
और वेव फंक्शन की वैल्यू कितनी होती है। ये दो फॉर्मूलाज आप याद रखेंगे तो इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आप सॉल्व कर पाएंगे। अनदर फैक्टर जो आपको याद रखना है वो ये है कि ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू 1 लेनी है आपको, ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू 1 लेनी है, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू आपको 2 लेनी है। ठीक है, इसके बाद अनदर फैक्टर आपका आ जाता है कि कई बार आपको पूछ लेते हैं डायरेक्टली कि ग्राउंड स्टेट के लिए आप आइगन फंक्शन बताइए और आइगन वैल्यू बताइए। ठीक है, ग्राउंड स्टेट के लिए या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए आइगन फंक्शन आइगन वैल्यू। इसके अलावा अगर वो आपको कुछ फॉर्मुलेशन अलग तरीके से करके दें या आपको कुछ इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करें कि आपको बताना है कि 3 परमिसिबल क्वांटम एनर्जी, तो 3 परमिसिबल क्वांटम एनर्जी का मतलब भी यही है, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, यानी ये एनर्जीज आपको बतानी है यूजिंग द फॉर्मूला n²h²/8ml²। ठीक है, अगर वो आपको कुछ इस तरीके से वर्डिंग्स का इस्तेमाल करें कि आपको 3 अलाउड एनर्जी स्टेट्स बतानी है, तो 3 अलाउड एनर्जी स्टेट्स में भी ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, वो आप एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं अभी यूजिंग दिस फॉर्मूला, एंड वेव फंक्शन भी आपका कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला। अगर आपके सामने कुछ इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल हो कि कैलकुलेट द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो यही फॉर्मूला यूज़ करके ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे तो आपके सामने डिफरेंस आ जाएगा। अगर कोई आपको बोले कि सिंपल आपको एक वेव फंक्शन दे दिया और आपको बोले कि नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन आप फाइंड आउट करिए, तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए जस्ट अ सेकेंड, तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए ये जो आपको यहाँ पे कंडीशन मैंने बताई थी, ये कंडीशन है, वेव फंक्शन उसने आपको ऑलरेडी दिया ही होगा, सिर्फ इस कंडीशन में रख के उसको इंटीग्रेट कर देना है। बहुत ही आसान है, हर बार आपका मोस्टली यही फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला, इसी से आप उसको ईजी कर लेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, cos 2θ = 1 - 2 sin²θ। तो इस तरीके से आपका पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स का जो थ्योरी है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। एक लास्ट चीज़ और बचती है, ये हम आपको बता देते हैं कि इसमें n = 1 के लिए ग्राउंड स्टेट है, n = 2 के लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, और n = 3 के लिए सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो आपका वेवलेंथ होता है पार्टिकल का वो हाफ वेवलेंथ रहता है, सॉरी ग्राउंड स्टेट में हाफ वेवलेंथ रहता है, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में फुल वेवलेंथ रहता है, और जो आपका सेकंड एक्साइटेड स्टेट है उसमें आपका जो वेवलेंथ रहता है वो 2/3 रहता है। 2/3 का मतलब एक फुल आ गया है, यहाँ तक फुल वेवलेंथ है, और आधा यानी कि लैम्डा प्लस λ/2, ये दो सॉरी 3/2 वेवलेंथ यहाँ पे आपका रहता है, मोर देन 1.5। ठीक है, फुल वेवलेंथ कहते हैं आपका इसको, ये आपका फुल वेवलेंथ है, फुल आपकी साइकिल इसको काउंट करेंगे जिसमें क्रस्ट भी हो ट्रफ भी हो। ठीक है, अब ये आपका क्रस्ट है, ये आपका ट्रफ है, तो जिसमें ये दोनों चीज़ें होती हैं वो आपका फुल वेवलेंथ कंसीडर कर लिया जाता है। ठीक है, आपको वेवलेंथ का कैलकुलेशन अगर रेयर ही आता है, अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप इसको याद रखेंगे, सिर्फ ये डायग्राम याद रखेंगे, यहीं से आपको पता चल जाएगा। सो नेक्स्ट हम लोग ट्राई करेंगे कि कुछ हम इसमें न्यूमेरिकल्स भी देख लें आपके पार्टिकल इन 1D के, ताकि वो आप एग्ज़ाम में कर पाएँ।